इम्प्रूवमेंट। सर इसके साथ ऑप्थो भी करा देना सीएनएस में। तो स्वीट पाला बेबी। जब आप कह जो रहे हैं तो फिर 2 लेक्चर और सही। भाई तो मैं कह रहा हूँ सो स्वीट। आपको मैंने करवानी है। अच्छा जनरल पैथो स्टार्ट हो गई है कि वो कल से खुद याद, आज मैंने स्टार्ट कर दिया, कल खुद याद करवा के जोहा से लिंक ले लेना। सर आज स्टार्ट करा दिया आपने? हाँ जी रैंडमली। सर जी आज बताना था। अभी 2-3 टॉपिक बताए हैं। अच्छा अच्छा चलो सर ठीक हो गया। हाइपरप्लेजिया हाइपर ओके चलें जी। तो उसके बाद है जी, अच्छा अब ना हम लोग जी आवाज वीडियो सबको क्लियर है? आती है मेरा जो समझ स्टार्ट कर दें? चलें तो मुझे देखने दे एनाटॉमी की और कोई मेजर चीज है तो मैं आपको करवा दूं, अदरवाइज हम आगे चलें। वेंटिकुलर सिस्टम, उसके बाद हमारा जो आपका है मेनिंजेस, ठीक है, बोन्स, साइनसेस, सब क्रेनियल नर्व्स, सब लोगों को ये मेन मेन चीजें आ गई हैं जो एग्जाम में जरूर आती हैं। जी फिरोज। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा चलें उसके बाद ना अब आपको मैं थोड़ी सी चीजें करवाने लगा हूँ। नेक की तो लिखें जी, तो मसल्स ऑफ नेक। अब हम मोटी मोटी नेक की चीजें पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो एक हमारे मसल्स होते हैं जी मसल्स ऑफ सुपरफिशियल नेक। तो जो हमारे नेक में बाहर बाहर पे मेन मसल आते हैं। मसल पे ज्यादा जोर नहीं देना आप लोगों ने, सिर्फ मैं इसलिए करवा देता हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ने किए नहीं होते। एक कदी बारी जब नाम सुने हो ना, तो मसल ऑफ सुपरफिशियल नेक मतलब ये मसल यहाँ पे होंगे, ये बाहर बाहर सुपरफिशियल एरिया में। तो कौन से मसल हैं जी? पहला मसल है जी सुपरफिशियल मसल, लिखवा रहा हूँ प्लेटिज्मा, हमने पहले भी पढ़ा था प्लेटिज्मा मसल, ये वाला जो ग्रीन था उसने दिखाया, ठीक है, प्लेटिज्मा मसल। अच्छा उसके बाद जो सुपरफिशियल मसल है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, कल हमने पढ़ा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो उसके बाद जो सुपरफिशियल मसल हम के नाम लिखवा रहा हूँ, उसके बाद था ट्रेपीजियस मसल, ये भी हमने कल पढ़ा कि इसको भी एक्सेसरी नर्व सप्लाई करती है। ट्रेपीजियस मसल ये वाला, ये बॉडी बिल्डर ने बड़ा अच्छा बनाया आता है। तो ये मसल है सुपरफिशियल मसल ऑफ नेक। उसके बाद है मसल ऑफ इंटीरियर सर्वाइकल रीजन, मतलब गर्दन के सामने वाले मसल ऑफ इंटीरियर सर्वाइकल जो है वो रीजन। इंटीरियर सर्वाइकल रीजन में कौन से मसल आ जाते हैं? देखो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं इन मसल में आ जाते हैं, लिखो आपको एक तो चलो मैं लिखवा ही देता हूँ। देखिए जी पहला मसल माइलोहायोइड, माइलोहायोइड ये वाला मसल आपको नजर आ रहा है माइलोहायोइड। उसके बाद दूसरा है जी आपका स्टाइलोहायोइड, ये भी लिखा हुआ है स्टाइलोहायोइड। तीसरा लिखा हुआ है सामने डायगैस्ट्रिक मसल, डायगैस्ट्रिक मसल तीसरा ये मसल लिखा हुआ है। तो उसके बाद है जी
उसके बाद एक मिनट दूसरी बुक से खोलना है। सर ये डॉक्टर हुमैरा ऑनलाइन है। डॉक्टर हुमैरा जी वो उन्होंने क्रैश से रेगुलर में शिफ्ट कर लिया ना, जो डॉक्टर हुमैरा कतर वाली है ना। जी जी सर। हाँ जी, वो उन्होंने उधर से क्रैश से क्विट करके रेगुलर में आ गए हैं। ओके दो सर। हुमैरा है ना अब रेगुलर में। यस सर। ठीक है, थैंक। अच्छा चलें। अच्छा उसके बाद है जी, थैंक यू डॉक्टर। जी डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? जी डॉक्टर आयशा ये क्रैश वाली है। ओके जी एक अब क्रैश कोर्स में नहीं है डॉक्टर हमारा कोई भी, दोनों रेगुलर। नेक्स्ट देखें जी। तो अच्छा उसके बाद ये मसला आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो मसल आ जाते हैं जी, जो हमारे इंटीरियर नेक पे आते हैं, दैट इज स्टर्नोहायोइड। बस नाम लिखते जाए इनके, स्टर्नोहायोइड। ठीक है, ये आपके सामने कुछ यहाँ से भी आ गए स्टर्नोहायोइड मसल। ठीक है, ये वाला, ये ग्रीन से स्टर्नोहायोइड। उसके बाद थायरोहायोइड, थायरोहायोइड ये सारे इंटीरियर मसल है नेक में ना। तो थायरोहायोइड, ओमोहायोइड, ये देखो ओमोहायोइड। ठीक है, निका जा। तो ये मोटे मोटे मसल्स हैं जो आपके इंटीरियर रीजन में नेक में इंटीरियरली होते हैं। अच्छा उसके बाद मसल कौन से हैं जी? लेरेंक्स के हमने कर लिए, मसल्स ऑफ फेरेंक्स कर लिए। लेरेंक्स और फेरेंक्स मैंने करवा दिए मैं ना सबको, जरा मुझे बताइएगा। जी सर। जी सर, ठीक है। उसके बाद है जी हमारी गर्दन में जो प्लेक्सिस हैं, उसे हम एक कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस, नर्व्स का प्लेक्सिस। सर्वाइकल प्लेक्सिस जो है वो कैसे बनता है, कहाँ से बनता है? सर्वाइकल प्लेक्सिस, अब देखो ये हमारे गर्दन में 8 नर्व्स होती हैं। सर्वाइकल नर्व्स कितनी होती हैं? 8। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। वर्टिब्रा 7 होते हैं गर्दन में। जो वर्टिब्रा हैं, हड्डियां हैं, वो 7 हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 हैं, लेकिन उनसे जो नर्व्स निकल रही हैं वो 8 हैं। इसलिए एक तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वर्टिब्रा सर्वाइकल 7 हैं, लेकिन सर्वाइकल जो नर्व्स हैं वो 8 हैं। 8 राइट साइड पे, 8 लेफ्ट साइड पे। अब उन 8 नर्व में से जो पहले वाली C1 नर्व है, C2 नर्व है, C3 नर्व है, C4 नर्व है, ये नर्व जो हैं ये आपके मिलके क्या बनाती हैं? ये आपका बनाती हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस। तो अगर आपसे पूछे कि सर्वाइकल प्लेक्सिस किस चीज से बनता है, तो आप कहोगे सर्वाइकल प्लेक्सिस C1 टू C4 जो नर्व्स हैं ये आपकी सर्वाइकल प्लेक्सिस बनाती हैं। अच्छा अब उसके बाद ये जो हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस है, अब ये आपका इसमें से कौन कौन सी मेन जो आपकी नर्व सप्लाई है वो आपकी ओरिजिनेट होती है। अच्छा अब देखेंगे इसमें हमारा एक नर्व का एक गुच्छा सा बनता है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखें, ये लिखा हुआ है ग्रीन से कलर का। ठीक है, तो ये आपको ये अंसा सर्विकैलिस लिखा हुआ है, ANSA, अंसा सर्विकैलिस। यस, ये ग्रीन सा ये गुच्छा सा जो है इसको हम क्या कहते हैं? अंसा सर्विकैलिस। ठीक है। अच्छा ये जो प्लेक्सिस है अंसा सर्विकैलिस, ठीक है, ये आपका बेसिकली C1, C2, C3 ये 3 नर्व रूट से बनता है। ये आप किसको सप्लाई करता है? ये कौन सा मसल को सप्लाई करता है? ये आपके मसल्स को सप्लाई करता है जो आपके ये जो नेक में मसल्स है ना, ये जो हाइड बोन है, हाइड बोन से जो नीचे वाले मसल्स है, हाइड बोन, यहाँ पे आपकी हाइड बोन है, हाइड बोन से जो नीचे वाले मसल्स है
मैं आपको वो मसल्स के नाम भी लिखवाता हूँ, आप टिक करो। तो बेसिकली आपके ये जो प्लेक्सिस है, प्लेक्सिस, ये आपका कौन सा मसल सप्लाई करता है? जो आपके जो मसल्स आपके कौन से हैं? इंफ्राहायोइड मसल, मतलब इस हायोइड बोन के जो नीचे वाले मसल्स हैं गर्दन में, इंफ्राहायोइड मसल्स। मैं तो आपको दिखाता हूँ इंफ्राहायोइड मसल्स, लाइक ये देखना, इंफ्राहायोइड मसल्स यही हैं जो मैंने आपको नाम लिखवा दिए। अब ये देखो, ये हायोइड बोन है, इससे नीचे ये जो मैंने मसल है इनको टिक कर लो, जो आपको मैंने पहले लिखवाए हैं, ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, ठीक है। तो आपका इसको छोड़ के हायोइड बोन से नीचे ये जो मसल है, इन सबको अंसा सर्विसैलिस सप्लाई करता है। अच्छा, इन सबको नर्व सप्लाई, इनर्वेशन जो होती है वो अंसा सर्विसैलिस से हो रही है, C1 C2 C3 से, ये सारे मसल को। लेकिन कौन से मसल्स को? आपने कहना इस हायोइड बोन से नीचे, ये हायोइड बोन से नीचे जितने भी मसल हैं, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के जी ब्रोस, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट थायरोहायोइड। एक्सेप्ट थायरोहायोइड, एक्सेप्ट थायरोहायोइड मसल। अच्छा, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है, अगली इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक मिनट में दूसरी बुक से भी खोलूं, समटाइम ना टेक्स्ट बुक्स खोलनी पड़ती हैं। सही है, मोहम्मद वकार के नाम से कुछ स्टूडेंट है। मोहम्मद वकार, आई डोंट नो सर इसको मैंने दिया लिंक सर, ये न्यू ठीक है, स्टूडेंट है सर, कल तक कंफर्म कर देंगे। चलो ठीक है, थैंक। अच्छा, उसके बाद ये उसे रफी के नाम से एक है। रफी, राफे, वो अभी उन्होंने बताया था ना, ओके इब्राहिम ने। नहीं वो वकार है सर, मेरे स्टूडेंट जो। नहीं, दूसरे वाला एक इब्राहिम पठान भी है, पठान भाई भी है जी सर, इब्राहिम, जो उनकी आवाज से ठीक लग हो रहा गया है। सर, ठीक है जी सर। सर। जी सर मेरा दोस्त है वो, आपसे हाँ पूछा हाँ था। हाँ, एक इब्राहिम, दो इब्राहिम है ना जी, ठीक है थैंक। चलें आगे लिखें जी। अच्छा, ये आपके जो इंफ्राहायोइड मसल्स है ना, इनको आपकी सर्वाइकल प्लेक्सस सप्लाई करता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा लूप? आपने कहना अंसा सर्विसैलिस, ठीक है। ये आपके इंफ्राहायोइड जो मसल्स हैं, इनको जो नर्व सप्लाई होती है वो आपकी यहाँ से हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखेंगे। सर फिर ये थायरोहायोइड को कहाँ से आती है? मैं वही बस बुक्स खोल लेने दो। तो कुछ बुक्स में सारी चीजें नहीं लिखी होती। बुक तो 2 मिनट होल्ड करें। बस 1 मिनट, मुझे ना बुक, मैं दूसरी बुक भी लिया हूँ, इसमें होल्ड करें। यार इसमें से ये निकाल कर दूंगा, इंफ्राहायोइड मसल्स, सुप्राहायोइड, इंफ्राहायोइड। अच्छा, उसके बाद आगे लिखें। तो नेक्स्ट है एक दूसरा आपका, ये जो
प्लेक्सिस है, सर्वाइकल प्लेक्सिस, यहाँ से एक तो आपका ये मेन जो मोटर नर्व सप्लाई है, जो मसल्स को नर्व सप्लाई है, एक तो वो अंसा सर्विसैलिस से ओरिजिनेट होती है, और दूसरी आपकी जो नर्व सप्लाई है वो आपकी एक C3 नर्व, C4 नर्व, ये जो C3, C4, C3, C4 और C5, ये तीन नर्व्स C3, C4, C5, ये तीनों से भी एक नर्व जाती है फ्रेनिक नर्व, जो आपके डायाफ्राम को सप्लाई करती है। तो नेक में ना कुछ 2-4 क्वेश्चन है जो प्लेक्सिस से इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको आएगा फ्रेनिक नर्व स्पाइनल कॉर्ड में कहां से ओरिजिनेट होती है, तो स्पाइनल रूट क्या है उसका, आपने कहना C3, C4, C5, ये आपकी एक नर्व बनती है इनसे मिलकर C3, C4, C5 से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी फ्रेनिक नर्व। ये फ्रेनिक नर्व आपके डायाफ्राम को इनर्वेट करती है। जब मैं सांस ले रहा हूं, अभी डायाफ्राम की वजह से ले रहा हूं, तो डायाफ्राम को नर्व सप्लाई जो होती है वो आपकी गर्दन से होती है, यहां से नर्व निकलती है, नीचे आपके डायाफ्राम में जाती है और डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो डायाफ्राम को जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो फ्रेनिक नर्व की वजह से होती है, और फ्रेनिक नर्व जो होती है वो आपकी C3, C4, C5 से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, यहां तक क्लियर है? आती मेरा जोया सामा कदीर? अच्छा, इस Yes, सर्वाइकल रीजन से रिलेटेड अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो आपकी सर्वाइकल प्लेक्सिस है, यहां से आपकी एक और नर्व निकलती है, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ये भी यहीं से निकलती है, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। अब ये जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है, ये देखो, ये आपकी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ये अब क्या करती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहां पे सप्लाई करती हैं? ये सेंसेशंस को, ये स्किन को सप्लाई करती हैं, ये आपकी स्किन को सप्लाई करती हैं इस एरिया में जहां पे मैंने अभी हाथ रखा हुआ है, ये इतना एरिया, ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स कहां पे इनर्वेट कर रही हैं? ये जहां पे मैंने अभी हाथ रखा हुआ है, ये इतना एरिया ऊपर वाला, ये मेरा छाती का ऊपर वाला सारा एरिया, ये शोल्डर के ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ थोड़ा सा, उसके बाद ये मैंने छाती ऊपर वाली, ये मेरे मतलब कह लो ये वाले जो बटन है ना मेरी शर्ट का ऊपर वाला, ये जो मेरी उंगली है, इससे ऊपर ऊपर इतना जो चेस्ट का एरिया है, ये ऊपर वाला सारा एरिया इन उंगलियों से, ये एरिया कौन सप्लाई कर रहा है? यहाँ से ये जो मैं टच कर रहा हूँ, ये कौन सी नर्व सिग्नल कैरी कर रही है जी ब्रोस? यहाँ से कौन सी नर्व सेंस कर रही है? supraclavicular nerve, सुप्राक्लेविकुलर नर्व। अब होगा क्या? अप टू द सेकंड रिब, दूसरी रिब तक, सेकंड रिब तक, सेकंड रिब से ऊपर ऊपर, ये जो सारी सेंसेशन है, और शोल्डर से भी ये ऊपर वाली ये सारी सेंसेशन है, ये कौन कैरी करता है? कौन सी नर्व के थ्रू जाती है? सुप्राक्लेविकुलर नर्व। अब मेरी बात सुनना गौर से, आपको एक बात पता चली कि ये जो सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स हैं, ये जो सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स हैं, ये आपकी शोल्डर पे सप्लाई कर रही हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्राक्लेविकुलर नर्व आपके शोल्डर को से सेंसेशन सेंसरी से, मैं ये जो शोल्डर पे हाथ लगा रहा हूं, ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व सेंस कर रही है, दोनों शोल्डर। ये पॉइंट क्लियर? आगे चलूं? अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी जिंदगी पेपर में आता है, ये शोल्डर पे जो मैं हाथ लगा रहा हूं, ये सेंसेशन कौन सी नर्व कैरी कर रही है? supraclavicular nerve, सुप्राक्लेविकुलर नर्व। कहां से ओरिजिनेट हुई सुप्राक्लेविकुलर नर्व? second rib, C3, oh, यस। कहां से ये, इनका रूट क्या है स्पाइनल कॉर्ड का? कहां पे एंटर हो रही है स्पाइनल कॉर्ड में? कहां से एंटर हो रही है सुप्राक्लेविकुलर नर्व? रूट क्या है इनका स्पाइनल कॉर्ड का? जल्दी से बताओ, सुप्राक्लेविकुलर नर्व का। C3, C4, C4, यस, C3, C4, एक और लेवल भी है वो मैं कंफर्म करता हूं। अच्छा, होगा क्या? इसी C3, C4 से, C5 से आपकी फ्रेनिक नर्व भी तो निकली है, आपके जो डायाफ्राम को नर्व जा रही है उसका भी वही लेवल है, C3, C4, C5। आपकी सुप्राक्लेविकुलर नर्व, इसका भी वही लेवल है, C3, C4। तो मुझे ये बताएं, क्या जो शोल्डर के ऊपर जो सेंसेशन मैं टच कर रहा हूं और जो मेरे डायाफ्राम की कंट्रैक्शन हो रही है, इन दोनों का स्पाइनल कॉर्ड में लेवल एक ही नहीं है, सेम नहीं है जी ब्रो? इसका मतलब आप जो सांस ले रहे हो, जो डायाफ्राम है,
डायाफ्राम को भी जो नर्व सप्लाई हो रही है वो इस गर्दन से हो रही है, C3, C4, C5 से। सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स जो आपके शोल्डर पे स्किन को सेंसेशंस कैरी कर रही हैं, जो आपके शोल्डर से, ये भी किस लेवल पे हो रही है? स्पाइनल कॉर्ड में एंटर सिग्नल लेके जा रही है, C3, C4 ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा ये, आपको पता है जब तो दो तारें आपस में मिलती हैं तो करंट लगता है, जंघियाड़े निकलते हैं। दो बिजली की तारों को आपस में मिला दो तो करंट फैल जाता है ना। अब ऐसे ही होगा, दर्द हो रही है आपको डायाफ्राम में, दर्द हो रही है आपको डायाफ्राम में, पेन फील हो रही है आपको कहां पे? बोल पो। शोल्डर पे। शोल्डर पे। दर्द कहां पे है? रेशा कहां पे है? मसला कहां पे है? डायफ्राम। डायाफ्राम। दर्द कहां पे हो रही है? दर्द कहां पे हो रही है? शोल्डर में। बिकॉज डायाफ्राम nerve, phrenic nerve originate at the same level of the spinal cord where the supraclavicular nerves originate. जहां पे supraclavicular nerves originate हो रही हैं तो सेम लेवल से आपकी phrenic nerve originate हो रही है। तो क्या अगर आपको शोल्डर में, राइट शोल्डर में पेन हो, इसका मतलब आपके राइट साइड के डायाफ्राम के नीचे सोजिश है। बात समझ आई? अच्छा, अब होगा क्या? वेलिंग है। भी करो। यस यस सर। Yes, sir. इसका मतलब अगर आपके राइट साइड पे डायाफ्राम के नीचे रेशा इकट्ठा हो गया, पस पड़ गई है डायाफ्राम के राइट साइड पे, डायाफ्राम बिलो द डायाफ्राम, क्योंकि वहां पे पेन कौन सेंस कर रहा है? फ्रेनिक नर्व। डायाफ्राम के लेवल पे पेन का सेंसेशंस कर रही है फ्रेनिक नर्व। शोल्डर पे जो पेन सेंसेशन कर रही है दैट इज सुप्राक्लेविकुलर नर्व। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? क्योंकि दोनों का स्पाइनल कॉर्ड लेवल सेम है, दोनों C3, C4 के लेवल से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर आपकी राइट शोल्डर पे पेन है, इसका मतलब वो राइट शोल्डर पे जो पेन है वो यहाँ पे रेफर हो रही है। एक्चुअल में ये पेन यहाँ की नहीं है, वो पेन रेफर कहां से हो रही है? जी ब्रो, वो पेन रेफर कहां से हो रही है? राइट डायफ्राम। बिलो द डायाफ्राम। योर डायाफ्राम इज इन्फ्लेम्ड। अब डायाफ्राम राइट साइड पे क्यों सूज गया? अब राइट साइड पे डायाफ्राम के नीचे जो चीजें पड़ी हैं उनके अंदर कोई मसला होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे राइट शोल्डर टिप पे, अगर मेरी राइट शोल्डर टिप पे पेन होती है और मैं मसला क्या सोचूंगा? राइट डायाफ्राम के नीचे दर्द, कोई मसला है। अब राइट साइड पे डायाफ्राम के नीचे पित्ता है, गाल ब्लैडर, क्या गाल ब्लैडर की पेन राइट शोल्डर में जाएगी? यस सर क्या Yes. लिवर में रेशा पड़ जाए, लिवर अब्सेस हो जाए? आज हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा अमीबिक लिवर अब्सेस, जो अमीबा होता है, अमीबिक लिवर अब्सेस हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा। अमीबा जो होता है, आपके कोई लिवर में रेशा पड़ जाए, लिवर में अब्सेस हो, वो लिवर का रेशा फटे, लिवर के अंदर से वो रेशा फट जाए, वो रेशा फट के किसके नीचे इकट्ठा होगा? जब लिवर के अंदर जो रेशा होगा, जो पस होगी, जब वो रप्चर होगी, वो रेशा किसके नीचे इकट्ठा होगा? राइट साइड डायाफ्राम के नीचे। तो इसका मतलब अगर मेरे शोल्डर पे पेन हो रही है, इट कुड बी पॉसिबल कि मेरे राइट साइड पे डायाफ्राम के नीचे पस इकट्ठी है, रेशा इकट्ठा हो गया है। और वो रेशा इकट्ठा होने की वजह क्या है? मेरे डायाफ्राम के नीचे वो रेशा इकट्ठा होने की वजह क्या है? वेलिंग है। मे बी वो लिवर अब्सेस हो जो रप्चर हुई हो। अच्छा, लिवर अब्सेस भी नहीं है, गाल ब्लैडर भी नहीं है। अच्छा चलो, उसके बाद और क्या मसला हो सकता है? ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो पॉसिबल है कि मेरे अपेंडिक्स के अंदर रेशा पड़ा हो। आपको पता है जब अपेंडिक्स में रेशा पड़ता है ना, अब मेरा बस ना नीचे लाल रंग का ट्राउजर नजर आ जाए। अच्छा, अब उसके बाद मुझे ये भी कॉन्शियस रहना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? देखें, अब मेरी अपेंडिक्स यहाँ पे है, ठीक है, मेरी अपेंडिक्स यहाँ पे है, मेरी अपेंडिक्स रप्चर हो गई, ठीक है, अपेंडिक्स में रेशा पड़ गया। आपको पता है जब राइट साइड पे एब्डोमेन में कोई रेशा पड़ता है, इकट्ठा होता है, पस पड़ती है, अब्सेस होती है, वो रेशा सारा उठ के किधर आ जाता है? ऊपर मूव करके किसके नीचे? किसके नीचे? डायाफ्राम के नीचे। इसका मतलब अगर आपके राइट साइड पे डायाफ्राम के नीचे कोई रेशा इकट्ठा हो
कॉमन वो 2-4 कॉमन काजेज, या तो आपके गाल ब्लैडर है की इन्फ्लेमेशन है, राइट, आपके गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है, या आपके लिवर के अंदर एब्सेस है वो रप्चर हुई है, या आपकी कोई अपेंडिकुलर एब्सेस है वो आपकी मूव करते करते ऊपर तक एक्सटेंड हुई है, और डायाफ्राम के नीचे जब रेशा इकट्ठा हो वो लिवर की वजह से हो, वो अपेंडिकुलर एब्सेस की वजह से हो, या राइट साइड का डायाफ्राम गाल ब्लैडर का कोई मसला हो, ये सारी चीजें राइट साइड पे डायाफ्राम के नीचे जब ये इन्फ्लेमेशन करेंगी तो वो पेन आपको कहां पे फील होगी जी ब्रोस? राइट शोल्डर। राइट शोल्डर के टिप पे। समझ आया जो मैं खपाऊं जी ब्रोस? यस अच्छा, उसके बाद बिकॉज लेवल ऑफ फ्रेनिक नर्व एंड सुप्राक्लैविकुलर नर्व इज द सेम इन स्पाइनल कॉर्ड, इसी तरह लेफ्ट साइड पे। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको लेफ्ट साइड पे शोल्डर पे पेन हो रही है, फिर मसला किधर है? डायाफ्राम के किस साइड पे मसला है? डायाफ्राम के किस साइड पे मसला है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। इसका मतलब फिर मेरा लेफ्ट साइड का डायाफ्राम की इन्फ्लेमेशन। अब लेफ्ट साइड पे डायाफ्राम के नीचे क्या होती है मोस्ट कॉमनली? स्प्लीन। लेफ्ट साइड पे डायाफ्राम के नीचे क्या होती है? कौन सा ऑर्गन पड़ा होता है मेनली? स्प्लीन। इसका मतलब मेरी स्प्लीन के अंदर रेशा, मेरी स्प्लीन रप्चर हुई है, मेरी स्प्लीन में एब्सेस है। तो जब स्प्लीन के अंदर कोई रेशा हो, स्प्लीन के अंदर जब कोई एब्सेस हो, तो वो मसला स्प्लीन का है, उसके साथ डायाफ्राम भी इरिटेट होगा, डायाफ्राम की इन्फ्लेमेशन होगी, तो वो पेन किस साइड पे फील होगी? लेफ्ट शोल्डर पे। बात समझ आएगी? मैं कहा जी ब्रो, अगर मैं आपसे कहूं यार लेफ्ट साइड पे शोल्डर पे पेन रेडिएट हो रही है, देयर इज समथिंग बिलो द डायाफ्राम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड डायाफ्राम के नीचे स्प्लीन होगी, तो अब स्प्लीन की काजिस को सोचोगे। देखो कितना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है कि पेशेंट की लेफ्ट साइड पे शोल्डर पेन है बट वो रेडिएट हो रही है बिलो द डायाफ्राम, मसला एब्डोमेन में है। अब देखना ये है कि वो सज्जे पासे है कि खब्बे पासे है। अगर तो लेफ्ट साइड पे डायाफ्राम है तो थिंक अबाउट स्प्लेनिक एब्सेस, स्प्लेनिक काजेस। अगर वो राइट साइड पे है और पेन राइट शोल्डर पे रेडिएट हो रही है तो थिंक अबाउट हेपेटिक एब्सेस, अपेंडिकुलर एब्सेस और कोलिसिस्टाइटिस। सब लोगों को बात समझ आ गई? आगे चलो। यस सर। यस सर। जी ब्रो, बाकी लोगों को डॉक्टर आतिफ, जोया। यस सर। जी, ये आप लोगों ने चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अगर मैं आपसे ये कहूं एक पेशेंट आपके पास एक्सीडेंट के साथ आया, सीट बेल्ट पहनी हुई है, कार में बैठा था, एक्सीडेंट हो गया, सीट बेल्ट पहनी हुई है, पेट में भी दर्द है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, पेट के लेफ्ट साइड के ऊपर वाले से, साथ शोल्डर में भी दर्द है, क्या रप्चर हुआ उसका सीट बेल्ट इंजरी में? स्प्लीन। सर। मैं आपसे कहूं एक पेशेंट है, उसको मुक्का लगा है, लड़ाई हो गई, कुट पैगी, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, ठीक है, और वो रेडिएट हो रही है राइट शोल्डर पे, क्या रप्चर हुआ है राइट अपर क्वाड्रेंट? लिवर। इस तरह आप लोगों ने ध्यान में रखना। आई होप आप सबको समझ आ गई जी सर। आगे चलें? यस सर। नेक्स्ट लिखें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में घूम के आता है, तो इसलिए आपको ये सर्वाइकल प्लेक्सिस के ये 2 पॉइंट मैंने बताने थे जो नेक रीजन में आपको आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। जी कदीर, जोया, इब्राहिम, आगे चले? जी सर। बाकी और भी नाम है, वो नहीं हम कर रहे अभी, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद लिखें जी, अगर हमारी नेक में ट्रायंगल्स होते हैं, हमारी नेक में ट्रायंगल्स होते हैं, तो लिखें जी ट्रायंगल इन नेक। तो सबसे पहले होता है जी हमारी नेक में इंटीरियर ट्रायंगल, इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, अब नेक में ना ट्रायंगल होता है, एक इंटीरियर ट्रायंगल, ये इंटीरियर ट्रायंगल, ये वाला। अब आप ये देखो, ये रेड एरिया जो है, इसका मतलब ये जहां पे मैं हाथ रखा हुआ है, ये सारा इतना एरिया, ये इंटीरियर ट्रायंगल है, इधर भी और इधर भी, ये भी आपका इंटीरियर ट्रायंगल। अब इंटीरियर ट्रायंगल इसी तरह ये इंटीरियर होता है। ये कौन सा मसल था जो कल हमने पढ़ा था? ये कौन सा मसल था जो ऊपर तक जा रहा है?
स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ये वाला जो मसल है, तो ये जो वाला मसल है आपका, ये स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, इसके सामने जो एंगल होगा वो इंटीरियर ट्रायंगल है। इस मसल की बैक साइड पे जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? नेक का पोस्टीरियर ट्रायंगल होगा। तो स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल ये जो है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के फ्रंट पे इंटीरियर ट्रायंगल है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल की बैक साइड पे कौन सा ट्रायंगल है? पोस्टीरियर ट्रायंगल है। तो अभी हम एंटीरियर ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो ये आपके सामने एंटीरियर ट्रायंगल है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है, पेपर में आता है। अब एंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज लिखो पहले, एंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज लिखो। तो एंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज तो इस बुक से भी निकाल दो और लिखें जी। इंटीरियर ट्रायंगल की एक तो बाउंड्री है मिड लाइन, मिड लाइन, ऊपर से बाउंड्री है हमारी मैंडिबल, ये ऊपर वाली बाउंड्री मैंडिबल है, ठीक है, ऊपर वाली बाउंड्री क्या है? मैंडिबल है। और पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है? ये पोस्टीरियर बाउंड्री है स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड में से। तो तीन बाउंड्रीज होंगी, तीनों बाउंड्रीज आपने याद रखनी है। मिड लाइन है, इधर से मैंडिबल है और इधर से स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है। ये आपका इंटीरियर ट्रायंगल है। तो इंटीरियर ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ किसके सामने है? स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के। अच्छा, अब ये जो इंटीरियर ट्रायंगल है इसके अंदर से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें गुजरती हैं? पहले इंटीरियर ट्रायंगल बता देता हूं आपको। इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो हम आर्टरी यहाँ पे गर्दन में पैल्पेट करते हैं, कॉमन करोटिड आर्टरी, ये कहां से गुजर रही है? किस ट्रायंगल के अंदर से गुजर रही है देवराज? इंटीरियर ट्रायंगल, कॉमन करोटिड आर्टरी, इंटीरियर ट्रायंगल। उसके बाद इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर से ये जो ब्रेन से वेन आती है, जो सिग्मॉइड साइनस की कंटिन्यूएशन होती है, जिसे हम इंटरनल जुगुलर वेन कहते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन किस ट्रायंगल के अंदर से गुजर रही है? Anterior triangle. इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर से। उसके बाद जो वेगस नर्व हम नीचे लेके आए थे हार्ट कोर चेस्ट में, वेगस नर्व किस ट्रायंगल के अंदर से गुजर के नीचे आती है? Anterior triangle. ट्रायंगल। उसके बाद ये जो अंसर सर्विसैलिस हमने पढ़ा, जो इंफ्राहायोइड मसल को सप्लाई करता है, अंसर सर्विसैलिस किस ट्रायंगल में होता है? Anterior triangle. इंटीरियर ट्रायंगल। उसके बाद एक और आपने लिखना है, 12th नर्व, ये भी आपके इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर आती है। इधर से आके फिर टंग को, जुबान को जाती है, जो जुबान को जाती है वो इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर से आती है। अच्छा, और उसके बाद एक गैंग्लिया होता है स्टेलेट गैंग्लिया, अभी लिख लो, आगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्टेलेट गैंग्लिया, ये आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कौन सा सर नाम? मैं वही दिखाने लगा। स्टेलेट गैंग्लिया, ये देखो, ये गैंग्लिया स्टेलेट गैंग्लिया यहाँ पे होता है। प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दो। सेंट्रल ग्राफे माइक्रोफोन ऑफ करो। डॉक्टर जो इनका माइक्रोफोन ऑफ करें। अच्छा, चलें आगे लिखें। तो ये देखो, यस सर। ये जो गैंग्लियन है, दिस इज स्टेलेट गैंग्लियन, ठीक है। हाँ जी, ये वाला गैंग्लियन जो है स्टेलेट गैंग्लियन है। ये आपकी ये गैंग्लियन है जिसकी वजह से आपको चेहरे पे पसीना आता है। लिख लो इसके आगे फंक्शन, याद रहेंगे। ये स्टेलेट गैंग्लियन है जिसकी वजह से आपको चेहरे पे पसीना आ रहा है। ये गैंग्लियन है जिसकी वजह से आपका आईलिड ओपन होने में हेल्प हो रही है। ये गैंग्लियन है जिसकी वजह से आपका प्यूपिल डायलेट होता है। इसका मतलब ये जो आंखों के अंदर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जाती है हमारे हेड नेक को, जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जाती है हमारे पूरे ये गर्दन से ऊपर के जो हेड नेक में जितनी भी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो किस गैंग्लियन से जाती है? किस गैंग्लियन से जाती है मेरे हेड और फेस को जो सिंपैथेटिक सप्लाई है? स्टेलेट गैंग्लियन से। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब मेरे चेहरे पे जितने भी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, मेरी आईज में जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, मेरे ब्रेन की को जो वेसल्स को जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, तो जो चीज मेरे हेड और नेक में, मेरे फेस में और हेड में जो भी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो कौन से गैंग्लियन से जा रही होती है?
Stellate ganglion. स्टेलेट गैंग्लियन। अब जरा एक पॉइंट मेरा गौर से सुनना, अगर आपका स्टेलेट गैंग्लियन डैमेज हो जाए, मुझे ये बताओ, क्या आपके फेस को सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जाएगी? No, sir. नहीं जाएगी। लिख लो, इसको भी यहीं पे लिख लो। एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर हमने चीजें पढ़ ली ना, उसमें एक स्टेलेट गैंग्लियन आ गया। अगर स्टेलेट गैंग्लियन आपका डैमेज हो जाए तो क्या होगा? इट्स अ सिंपैथेटिक गैंग्लियन। अगर स्टेलेट गैंग्लियन डैमेज हो जाता है, आपको उस साइड का, जिस साइड का, इधर भी है स्टेलेट गैंग्लियन, इधर भी है, जिस साइड का स्टेलेट गैंग्लियन डैमेज होगा, आपको डेवलप होगा हॉर्नर सिंड्रोम, HORNER, हॉर्नर सिंड्रोम, HORNER, आपको हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप होगा अगर स्टेलेट गैंग्लिया आपका डैमेज हुआ। हॉर्नर सिंड्रोम। अब हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? उस साइड चेहरे पे पसीना नहीं आएगा, एनहाइड्रोसिस, लॉस ऑफ स्वेटिंग, क्योंकि जो हमें पसीना आता है ना, ये सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई से आता है, ये सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई से आता है, ये पैरासिम्पैथेटिक से नहीं आता, ये सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई से आता है। तो लॉस ऑफ स्वेटिंग, उस साइड पे चेहरे पे पसीना नहीं आएगा, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स को स्वेट तभी प्रोड्यूस करेंगे अगर स्टेलेट गैंग्लिया से सिंपैथेटिक सप्लाई जाएगी चेहरे को। अच्छा, उसके बाद स्टेलेट गैंग्लिया डैमेज होने से आपका ये आईलिड जो होगा ये भी ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप आईलिड, आपकी आंख ही नहीं पूरी ऊपर खुलेगी, ठीक है, आईलिड ड्रॉप हो जाएगा। टोसिस जिसे हम कहते हैं, PTOSIS, टोसिस। तो स्टेलेट गैंग्लिया डैमेज होने से आपकी टोसिस हो जाएगी, आपको उस साइड पे आईलिड ऊपर नहीं उठेगा आपका, ड्रॉप आईलिड, टोसिस। आपका जिस साइड का स्टेलेट गैंग्लियन डैमेज होगा, उस साइड का प्यूपिल डायलेट नहीं करेगा, प्यूपिल, आंखों के अंदर जो प्यूपिल है वो डायलेट नहीं करेगा, वो क्या आ जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। प्यूपिल क्या आ जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं पिन पॉइंट या मायोसिस, MIOSIS, पिन पॉइंट प्यूपिल। आगे लिख दो कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल या MIOSIS, मायोसिस। तो अगर आपके एक साइड पे चेहरे पे पसीना नहीं आ रहा, अगर आपके एक साइड पे चेहरे पे टोसिस है, और अगर आपको साइड पे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड मिले, डायलेटेड ना मिले, तो टोसिस, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस पसीना नहीं आ रहा, मायोसिस प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, टोसिस आईलिड ड्रॉप हो गया। तो जिस साइड का स्टेलेट गैंग्लियन आपका डैमेज होता है, उस साइड पे टोसिस, एनहाइड्रोसिस, मायोसिस, ये तीनों चीजें मिलेंगी। इसका मतलब एंटीरियर ट्रायंगल में कौन सी चीज डैमेज है आपकी? जी ब्रोस? स्टेलेट गैंग्लियन। आई होप आप सब लोगों को बात समझ आ गई। जी ब्रोस? सर। बाकी लोगों को? Yes, sir. यस सर। तो दिस इज हॉर्नर सिंड्रोम। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए पोस्टीरियर ट्रायंगल। अच्छा, ये एंटीरियर ट्रायंगल कहाँ पे है खोला? हाँ जी, एंटीरियर ट्रायंगल जो है वो, उसकी बाउंड्रीज मैंने अबाव बाउंड्री कौन सी लिखवाई थी एंटीरियर ट्रायंगल की? अबाव बाउंड्री मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल, ठीक है। उसके बाद और जो आपकी पोस्टीरियर बाउंड्री थी स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, और जो आपकी एंटीरियर बाउंड्री थी वो मिड लाइन, इस तरह नजर आएगा। ये दूसरे व्यू से है, ये है एंटीरियर ट्रायंगल। पोस्टीरियर बाउंड्री स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, एंटीरियर बाउंड्री मिड लाइन, एंटीरियर बाउंड्री मिड लाइन, पोस्टीरियर बाउंड्री स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, अपर बाउंड्री मैंडिबल। ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। आगे चलें जी। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एंटीरियर ट्रायंगल है, इसके अंदर फर्दर छोटे छोटे ट्रायंगल भी होते हैं। ये देखो एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर फर्दर ये निके निके कई ट्रायंगल है अंदर, इनके बस नाम लिख लो। ये देखो लिखे हुए हैं, एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर फर्दर छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं निके निके। सब मेंटल ट्रायंगल, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल, मस्कुलर ट्रायंगल। ये चार ट्रायंगल्स आपके
फर्दर अंदर इसी इंटीरियर ट्राइंगल के अंदर होते हैं। ये लिख लो चारों ट्राइंगल्स के नाम। सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, कैरोटिड एंड मस्कुलर ट्राइंगल। ये इंटीरियर ट्राइंगल के अंदर निके निके ट्राइंगल्स हैं। जी ब्रोस, आई होप सो आप सब लोगों को यहां तक समझ आ गई। व्हाट इज इंटीरियर ट्राइंगल, what are the boundaries of interior triangle, and what are the contents of interior triangle, and which important ganglion is present in the interior triangle, and damage of that ganglion leads to Horner syndrome. That ganglion is stellate ganglion. जी ब्रोस, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको Yes, sir. बताता हूँ। अब मेरी बात सुनिएगा गौर से, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ईएनटी का टॉपिक पढ़ना है, लुडविग एंजाइना, LUDWIG, लुडविग एंजाइना। क्या होता है ये देखिएगा। इधर से दांत निकाला, दांत निकलवा के आया बंदा, नीचे इन्फेक्शन होगा ये इस स्पेस में। तो आपकी ना ये यहां पे स्पेसिस होती हैं, खाली जगह होती हैं। तो जब कोई दांत का इन्फेक्शन हो, वो नीचे आएगा इन ट्रायंगल्स में, इन स्पेसिस में। वहां से वो नीचे आपका सारा, जब यहाँ पे इन्फेक्शन इकट्ठा हो जाता है ना, तो आपका उसको कहते हैं लुडविग एंजाइना। लुडविग एंजाइना में क्या होता है, कहां पे इन्फेक्शन होता है, यही इन्हीं ट्रायंगल्स के अंदर जो स्पेसिस है ना, अंदर इन्हीं के अंदर, इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, उसे हम कहते हैं लुडविग एंजाइना। ये हम ईएनटी में पढ़ेंगे, जिसको याद रखिएगा। जी ब्रो, क्लियर है? Yes, sir. सर कौन सा होता है? लुडविग एंजाइना। ये देखो, ये जुबान ऊपर को उठ गई क्योंकि नीचे सारा इस जगह पे इन्फेक्शन है। ये नीचे सारा इस जगह पे इन्फेक्शन है, जुबान ऊपर को उठ गई है, सांस बंद हो जाता है। इनको तो ट्यूब डालनी पड़ती है, सांस वाली नाली। कौन सी स्पेस में सर? सब मैंडिबुलर स्पेस से सब लिंगुअल स्पेस तक ये इन्फेक्शन आता है। ये भी हम ईएनटी में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आया भी होगा, आया था पेपर में। जी सर, आया था ये एमसीक्यूज। जी सर, क्या था? सर ये जिस तरह आपने बताया बिल्कुल ऐसे ही था, डायग्नोज करना था। 2 मिनट ध्यान से, ये भी ईएनटी में पढ़ेंगे। सर, डॉक्टर ये जोएस को हमजा लिख लें, के जी हमजा के सर। नाम से कौन है देख लें, अगर तो लिस्ट में है तो ठीक है, नहीं है तो रिमूव कर